नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने पर भी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, वो है सिंधु नदी का पानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत ने सिर्फ एक दिन के लिए इन नदियों का रुख मोड़ दिया तो क्या होगा? आज के इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ मैप नहीं समझेंगे, बल्कि उस इंडस रिवर सिस्टम की गहराई में उतरेंगे जिसने हजारों सालों से सभ्यताओं को पाला है और आज भी दो देशों की राजनीति को कंट्रोल करता है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी ज्योग्राफी की समझ को पूरी तरह बदलने वाले हैं, बिना किसी रटने की जरूरत के। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चर्चा की शुरुआत हमें इस पूरे सिस्टम की विशालता से करनी चाहिए। मतलब इस ड्रेनेज पैटर्न का जो कुल क्षेत्रफल है ना, वो करीब 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है। हाँ, दुनिया के सबसे बबड़े रिवर बेसिन में से एक है ये। सही कहा। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में इसका लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आता है। सही कहा। और देखिए, आकार तो विशाल है ही, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका उद्गम और इसकी प्रकृति। ज्योग्राफी में एक टर्म यूज होता है इसके लिए, एंटीसीडेंट रिवर, यानी पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, राइट। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आई। आप इसे एक ऐसे जिद्दी और जुनूनी कलाकार की तरह देख सकते हैं जिसने अपना रास्ता, अपना जो कैनवस है, वो हिमालय के उठने से पहले ही तय कर लिया था। अच्छा, मतलब पहाड़ बनने से पहले ही नदी वहां मौजूद थी। बिल्कुल। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स टकराई ना और हिमालय के पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे तो इस नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। पहाड़ उठते गए और ये नदी अपनी पूरी शक्ति से उन्हें एक आरी की तरह काटती रही। ये आरी वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। इसी टकराव का नतीजा है कि आज हमें वहां इतने गहरे गॉर्ज, या जिन्हें हम महाखड्ड कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। हाँ, और ये एंटीसीडेंट होना ही नदी की उस असीमित शक्ति को दर्शाता है। तो चलिए अब इसके सफर पर चलते हैं। इस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अगर हम उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहाँ एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, वहाँ से ये शुरू होती है। बोखरचू। लेकिन तिब्बत में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसे एक बहुत ही अलग और शक्तिशाली नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, सेंगे खबब, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, यानी शेर का मुख। शेर का मुख। नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि कितनी शक्तिशाली नदी होगी। बिल्कुल है भी। जब ये नदी वहां की ऊंचाई से और संकरे रास्तों से तेजी से नीचे आती है ना, तो पानी की जो गर्जना होती है वो एकदम किसी शेर के दहाड़ने जैसी लगती है। वहां से फिर ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहना शुरू करती है और शायद लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल बीच से अपना रास्ता बनाती है ना? एकदम सही। लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच का ये इलाका दुनिया के सबसे कठोर और मुश्किल स्थानों में से एक है। और अब बात करते हैं इसके भारत में प्रवेश की। मैंने मैप पर देखा था कि लद्दाख में एक जगह है डेमचोक। हाँ, डेमचोक। तो ये नदी डेमचोक से भारत की सीमा में दाखिल होती है, लेकिन एंट्री के बाद जो ये प्राकृतिक संरचना बनाती है ना, वो गिलगिट गॉर्ज है। गिलगिट गॉर्ज। क्या आप जानती है कि ये गॉर्ज कितना गहरा है? मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लगभग 5200 मीटर गहरा है। मतलब जरा सोचिए, 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खाई। बिल्कुल। यूरोप के ज्यादातर पहाड़ इतने ऊंचे नहीं होते जितनी गहरी इस नदी ने यहाँ खाई खोद दी है। ये दुनिया के सबसे गहरे गॉर्जेस में से एक है और ये उसी एंटीसीडेंट शक्ति का सबूत है जिसकी आपने अभी बात की थी। वाकई। और अगर हम भारत के भीतर इसके कुल सफर को देखें तो ये लगभग 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाँ, 1114 किलोमीटर। और इस लंबे सफर में जब ये लद्दाख के ऊंचे और जमे हुए इलाकों से गुजरती है ना, तो कई ऊपरी हिमालयी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। जैसे कि शोक, गिलगिट, जास्कर। बिल्कुल। हुंजा, नुब्रा और शिगार भी।
ये सभी बर्फीली नदियां हैं जो सिंधु के पानी को कई गुना बढ़ा देती हैं। इन सब में से एक नदी के नाम ने मुझे बहुत चौंकाया। श्योक नदी। अच्छा, श्योक नदी में ऐसा क्या खास लगा आपको? देखिए, इसे रिवर ऑफ डेथ यानी मौत की नदी कहा जाता है। आमतौर पर हम नदियों को जीवनदायिनी मानते हैं, तो फिर इसे इतना खतरनाक नाम क्यों मिला? इसका कारण ना इसके बर्ताव में छिपा है। ये कराकोरम के बहुत ही दुर्गम ग्लेशियर से आती है। तो होता क्या है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बर्फ जम जाती है और इस नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो पीछे कोई झील बन जाती होगी। बिल्कुल, एक प्राकृतिक झील बन जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है ना, तो वो बर्फ का बांध अचानक से टूट जाता है और उसके टूटते ही भयानक फ्लैश फ्लड्स या अचानक आने वाली बाढ़ आ जाती है। बाप रे। तो जो पुराने जमाने में सिल्क रूट के व्यापारी वहां से गुजरते होंगे, हाँ, वो अक्सर इन अचानक आई लहरों में बह जाते थे। बस इसी खौफ की वजह से वहां के लोगों ने इसे मौत की नदी कहना शुरू कर दिया। प्रकृति का ये रूप डरावना तो है, लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत रूप भी देखने को मिलता है। अगर हम लेह के पास देखें, जहां जास्कर नदी और सिंधु नदी का संगम होता है, वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। हाँ, जास्कर का मटमैला सा पानी और सिंधु का एकदम नीला पानी, जब ये दोनों मिलते हैं तो कुछ दूर तक दोनों के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक हो जाते हैं। सही कहा आपने। और देखिए, लद्दाख के इन पहाड़ी रास्तों से गुजरने के बाद ना इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन मतलब पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में आना? एकदम सही। ये खैबर पख्तूनख्वा के अटक नाम की जगह पर मैदानों में प्रवेश करती है और यहीं पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी भी इसमें आकर मिलती है। अटक में? और यहीं से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना? बिल्कुल, यहाँ से ये दक्षिण की तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर बहने लगती है। अब देखिए, जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो इस पूरे सिंधु नदी तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सामने आता है, यानी पंचनद। पंचनद पंजाब का तो मतलब यही है, 5 नदियों की भूमि। बिल्कुल, और ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये वो 5 जीवन रेखाएं हैं जो पूरे उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप का आधार हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। एग्जाम के नजरिए से ना इन नदियों का जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, यानी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्रम कैसे है? सबसे उत्तर में है झेलम, उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, उसके बाद व्यास और सबसे दक्षिण में है सतलुज। ये सारी नदियां आगे चलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में एक साथ मिल जाती हैं। मिठानकोट में। ये क्रम वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान से शुरू करते हैं। झेलम नदी। प्राचीन काल में इसे वितस्ता कहा जाता था। हाँ, वितस्ता। और इसका उद्गम कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से होता है। वहां से ये श्रीनगर शहर और वुलर लेक से होते हुए आगे बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन झेलम के सफर में एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? देखिए, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां तो आमतौर पर बहुत तेज और एकदम सीधी बहती हैं, क्योंकि ढलान बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो सामान्य बात है। तो फिर ये झेलम कश्मीर घाटी के अंदर ही मिएंडर्स यानी सांप जैसी घुमावदार चाल क्यों चलने लगती है, मैदानी भाग में पहुंचने से पहले ही? ये सवाल बहुत ही तार्किक है और ये ना पहाड़ी इलाकों में नदियों के बर्ताव का एक बहुत ही रेयर उदाहरण है। इसका असल कारण है कश्मीर घाटी की बनावट। अच्छा, बनावट में ऐसा क्या है? देखिए, ये घाटी एक बहुत ही समतल और प्याले जैसी बेसिन है और जो वुलर लेक है ना, वो इस नदी के लिए एक बेस लेवल का काम करती है। समझ रही हूँ। तो जब नदी इस समतल घाटी में पहुंचती है तो ढलान कम होने की वजह से उसकी गति एकदम से धीमी हो जाती है। इसीलिए पहाड़ों के बीच होने के बावजूद वो मैदानी नदियों की तरह विसर्प यानी मिएंडर्स बनाने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक कारण है। और यहाँ से ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहते हुए आगे निकल जाती है। बिल्कुल। अब झेलम से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। अगली नदी है चिनाब। अगर हम पानी की मात्रा यानी वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो चिनाब सिंधु तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एकदम सही। और इसी विशाल जल क्षमता की वजह से ना ये नदी इंजीनियरिंग और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो क्या जो हमारे बड़े डैम्स हैं वो इसी पर है? हाँ, भारत ने अपने सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जैसे सलाल, बगीलथियार और दुलहस्ती वो इसी चिनाब नदी पर ही बनाए हैं। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये चंद्रा और भागा नाम की दो अलग-अलग नदियों के मिलने से बनती है और ये दोनों नदियां लाहौल स्पीति के तांडी नाम की जगह पर मिलती हैं। तांडी में? और वहां से फिर ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। चिनाब के बाद बारी आती है रावी नदी की। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे? और रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के बिल्कुल पास से होता है। हाँ, और ये चंबा घाटी से होकर गुजरती है। इसी रावी नदी पर ही भारत ने थीन डैम बनाया है। थीन डैम, जिसे रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। एकदम सही। और ये नदी भी भारत पाकिस्तान की सीमा का कुछ हिस्सा तय करती है और फिर चिनाब में जाकर मिल जाती है। अब रावी के ठीक नीचे आती है व्यास नदी, जिसे हम प्राचीन काल में विपाशा कहते थे। और इसका उद्गम भी उसी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। हाँ, लेकिन व्यास नदी के बारे में मुझे एक बहुत ही जबरदस्त तथ्य पता चला। वो क्या? अगर हम इस पूरे सिंधु नदी तंत्र को देखें ना, तो केवल व्यास ही इकलौती ऐसी नदी है जो कभी पाकिस्तान नहीं जाती। अरे हाँ, ये तो है। मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ भारत के भीतर ही बहती है। रोहतांग से निकलकर ये पंजाब के हरीके में जाकर सतलुज से मिल जाती है। और ये ना एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है भारत के लिए, क्योंकि ये नदी पूरी तरह से भारत में है तो इसके पानी के इस्तेमाल पर हमारा पूरा अधिकार है। बिल्कुल। इसीलिए हरीके में जहाँ सतलुज और व्यास का संगम होता है, वहाँ जो बैराज बना है वहाँ से इंदिरा गांधी कनाल निकाली जा सकी। इंदिरा गांधी कनाल, इस नहर का जिक्र करना तो यहाँ बहुत ही जरूरी है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। हाँ, और इसी नहर ने राजस्थान के उन सूखे मरुस्थलीय इलाकों को, जहाँ कभी पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी, उन्हें आज हरे भरे खेतों में बदल दिया है। ये वाकई इंसान और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और हाँ, व्यास नदी पर पौंग डैम भी बनाया गया है। बिल्कुल। अब हम इस सीढ़ी की सबसे आखिरी और दक्षिणी नदी पर आते हैं, सतलुज नदी। सतलुज, जिसे प्राचीन काल में शतुद्री कहते थे। मैंने पढ़ा है कि सतलुज का जो व्यवहार है वो काफी हद तक मुख्य सिंधु नदी जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब क्या सतलुज भी एक एंटीसीडेंट रिवर है? एकदम सही पकड़े हैं आप। ये भी तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है और फिर हिमालय को काटती हुई हिमाचल प्रदेश के शिपकी लात दर्रे से भारत में आती है। शिपकी लात दर्रे से? हाँ, और क्योंकि ये भी पहाड़ों को काटकर एक बहुत तेज ढलान से नीचे उतरती है, इसलिए ये जल विद्युत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। भारत की जो सबसे मशहूर भाखड़ा नांगल परियोजना है वो इसी सतलुज नदी पर ही तो बनी है। अच्छा, अब यहाँ आकर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। एक तरह का विरोधाभास लगता है मुझे। कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि व्यास पूरी तरह भारत में है और सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, खुद सिंधु, इन सब का उद्गम या तो हमारे पास है या ये हमारे इलाके से होकर गुजरती हैं। हाँ, यानी भारत एक अपर रिपेरियन स्टेट है। बिल्कुल, मतलब पानी की चाबी तो हमारे हाथ में है। फिर भी 1960 की जो सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई, उसके तहत हमने इस पूरे तंत्र का 80% पानी पाकिस्तान को कैसे दे दिया? और इसे समझने के लिए हमें उस समय की जियोपॉलिटिक्स को देखना होगा। अच्छा, देखिए, 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। इस तंत्र की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? 3 पूर्वी नदियां, रावी, व्यास और सतलुज, इन पर भारत का पूरा नियंत्रण मान लिया गया। और जो 3 पश्चिमी नदियां थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन हमने ऐसा माना क्यों? क्योंकि अगर हम सारा पानी रोक लेते तो उसके लिए हमें बहुत विशाल डैम बनाने पड़ते और वो डैम हमारे अपने ही हिमालयी और मैदानी इलाकों को डुबो देते। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जल बंटवारे के कुछ नियम भी होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत उन 3 पश्चिमी नदियों का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संधि के जो तकनीकी प्रावधान है ना, वो बहुत बारीकी से लिखे गए हैं। भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल नॉन कंजम्पटिव कामों के लिए कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव मतलब ऐसे काम जहां हम पानी की मात्रा को कम नहीं कर रहे हैं या उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। एकदम सही।
हम रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं। रन ऑफ द रिवर। हाँ, इसमें क्या होता है कि नदी के बहते पानी की जो प्राकृतिक गति है उसका इस्तेमाल टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है और फिर वो सारा पानी वापस नदी में ही छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो हम बिजली बना रहे हैं लेकिन पानी को रोक नहीं रहे हैं। बिल्कुल। पाबंदी सिर्फ इस बात पर है कि भारत उन पश्चिमी नदियों पर बड़े स्टोरेज डैम्स यानी भंडारण बांध नहीं बना सकता, जिससे कि पाकिस्तान की खेती के लिए पानी की सप्लाई ना रुक जाए। तो सारा विवाद इसी स्टोरेज बनाम रन ऑफ द रिवर के तकनीकी अंतर का है। हाँ, जब भी भारत पश्चिमी नदियों पर कोई नया प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे झेलम नदी पर तुलबुल या उरी प्रोजेक्ट या किशनगंगा प्रोजेक्ट और चिनाब पर रैटल प्रोजेक्ट, तो अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता होगा कि भारत भविष्य में पानी रोक सकता है। बिल्कुल, दोनों देश संधि की अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। ये जल कूटनीति तो वाकई किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। अब अगर हम इस नदी के अंतिम सफर की ओर बढ़ें, मिठानकूट के बाद। हाँ, मिठानकोट में जब ये सारी पांचों नदियां अपना पानी सिंधु को सौंप देती हैं, तो इसका स्वरूप किसी विशाल समुद्र जैसा हो जाता है और फिर अंततः कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरने से पहले ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। बिल्कुल, और इस डेल्टा का इकोसिस्टम बिना अपने आप में बहुत अनोखा है। वो कैसे? अगर हम इसकी तुलना भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से करें, तो सिंधु का ये डेल्टा काफी शुष्क है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ जहाँ मिट्टी और पानी का संगम होता है, वहाँ मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं और ये मैंग्रोव समुद्री जीवों और वहाँ की जैव विविधता के लिए एक जीवन रक्षक ढाल का काम करते हैं। बहुत खूब। अब अगर हम डैम्स की बात करें जो एग्जाम्स में अक्सर मैचिंग के लिए आते हैं, तो एक बार जल्दी से उन्हें दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सतलुज पर हमने बात की भाखड़ा नांगल डैम की जी, और चुनाव पर है सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। बिल्कुल। झेलम पर तुलबुल और उरी प्रोजेक्ट्स हैं और रावी पर थीन डैम है, जिसे रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। और आखिर में व्यास नदी पर पोंग डैम है। इन सभी का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत पैदा करना है। सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि इन नदियों ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के भूगोल को ही नहीं, बल्कि यहाँ के इतिहास और अर्थव्यवस्था को भी घड़ा है। बेशक, अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता वो इसी नदी के बेसिन में ही तो पनपी थी। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे उन्नत शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे। बिल्कुल। और अगर आज के समय की बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसकी सफलता की नींव भी इन्हीं नदियों ने रखी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों में जो हरियाली है वो इसी तंत्र की देन है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक गहरा संकट मंडरा रहा है। आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रही हैं। हाँ, ये भविष्य की जल सुरक्षा का संकट है। जिस नदी तंत्र ने हमें हजारों साल तक जीवन दिया है, आज वो कुछ बहुत गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। और ये ना इस पूरे विषय का सबसे चिंताजनक पहलू है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जैसे कि वो बोखरचू ग्लेशियर जहाँ से सिंधु निकलती है। तो इसका क्या असर होगा? इसका असर दो तरफा होगा। शुरुआत में क्या होगा कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने के कारण नदियों में पानी अचानक बढ़ जाएगा, जिससे बहुत विनाशकारी बाढ़ आएंगी। लेकिन बाद में जब वो ग्लेशियर्स पूरी तरह सुकड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो भविष्य में इन सदाबहार नदियों के सूखने का एक ऐसा संकट खड़ा होगा जो हमने कभी नहीं देखा। बाप रे। और ऊपर से ये बढ़ता हुआ प्रदूषण और शहरीकरण, ये सब मिलकर इस प्राकृतिक इकोसिस्टम का दम घोट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका समाधान क्या है फिर? देखिए, समाधान सिर्फ इन कागजी संधियों में नहीं है। हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी सतत प्रबंधन को असल में जमीन पर उतारना होगा। पानी को इस्तेमाल करने के तरीके बदलने होंगे और सबसे बड़ी बात, इस नदी तंत्र को किसी एक देश की संपत्ति मानने के बजाय हमें इसे एक साझा इकोसिस्टम मानना होगा। सही कहा। बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के हम इसे नहीं बचा पाएंगे। आपकी ये बात मुझे एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार की तरफ ले जाती है। वो क्या? जो भी स्टूडेंट्स या श्रोता हमें सुन रहे हैं, जरा सोचिए, जिस नदी ने हजारों साल पहले इंसानी सभ्यता को जन्म दिया था, आज उसी नदी का भविष्य इंसान के हाथों और उसकी बनाई कूटनीतिक संधियों पर निर्भर है।
अगर जलवायु परिवर्तन से वो ग्लेशियर ही सूख गए जहां से नदियों का जन्म होता है, तो क्या कागज पर लिखी कोई भी जल संधि इन नदियों को बचा पाएगी? जब पानी ही नहीं रहेगा तो बंटवारा किस चीज का होगा? इस पर जरूर